मैंने कहा सर एक चाय का कप दें। उन्होंने चाय का कप दिया, मैंने चाय पीकर उनके हाथ में दिया, बोला सर दाढ़ी थी। डेट भी याद है, वो 9 सितंबर, यानी 9/9 और 1993 पहला ड्रामा। आ गए हमारे सियासतदान अब सैलाब जदगान में इमदाद बांटने। हम जब स्टेज पर होते हैं तो सिकंदर होते हैं, स्टेज से उतरते हैं तो कलंदर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसा मेहमान मौजूद है जो रेडियो, टीवी, फिल्म के मशहूर आर्टिस्ट है, जिसने पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ये वो आर्टिस्ट है कि जिसने लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी है। ये वो आर्टिस्ट हैं जिसने गमगीन दिलों को खुशियों में तब्दील किया है। हमेशा लोग इनको देख के बहुत खुश होते हैं और बड़े कहके लगाते हैं। इनके प्रोग्राम देख के लोग तालियां बजाते हैं और उनके लिए वाह वाह करते हैं कि ये वो बेहतरीन आर्टिस्ट है। आज उन आर्टिस्टों में एक मुनफरद उनकी एक्टिंग है जो हमेशा मैं भी खुद देखता रहता हूँ चैनल पे, कि उनकी एक्टिंग बिल्कुल सीरियस, वो हमेशा कभी भी हंसता नहीं है, दूसरों को हंसाता है। जैसे चार्ली था, उसके चेहरे पे कभी भी हंसी नहीं होती थी, मगर वो लोगों को हंसाते थे। आज मेरे स्टूडियो में वो बेहतरीन आर्टिस्ट जिसका मैं आपको तारफ़ करवा रहा हूँ, सोहराब सुमरो। सोहराब सुमरो साहब, भलीकार, वेलकम हमारे स्टूडियो में। आपने आज टाइम दिया, आपकी बड़ी नवाजिश। दरअसल बात ये है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमारे यहाँ बीच में हैं इस प्रोग्राम में, और आपसे मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा क्योंकि इस फील्ड में आप आए कैसे और कब आपने स्टार्ट लिया था, और सिर्फ एक ही आपका कॉमेडियन सेक्शन है। क्योंकि अगर मैं अब कहूँ कि आप विलेन के किसी रोल में आ जाएं या किसी में, वो आपको सूट नहीं करता, मगर कॉमेडियन एक बहुत बड़ा फ़न होता है। अब मुझे डिटेल से बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ इस फील्ड तक, इस लेवल तक कैसे पहुँचे हैं। बड़ी मेहरबानी असगर साहब आपकी, आपने मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम में अपने में, और बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। इस फील्ड में आए हैं आप भी सोशल मीडिया के, लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और यही दौर है आजकल का। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो बहुत पहले आपको आ जाना चाहिए था, सीनियर आर्टिस्ट भी रहे हैं पीटीवी के दौर से। मेरा असल में करियर का स्टार्ट जो है वो सक्खर से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरी जाय पैदाइश सक्खर है शहर, तो वहाँ से फिर स्कूल के ज़माने से टेबलोज वगैरह काम करता था। शौक बचपन से ही मुझे कॉमेडी करने का था, लोगों को खुश करने का, लोगों को हंसी देने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं बचपन से ही ये काम करता था। मतलब जब प्राइमरी लेवल से आपको बता रहा हूँ, जब तीसरी चौथी जमात में था तब से। फिर हाई स्कूल में आए तो वहाँ कुछ अपग्रेड हुए, कुछ ज़्यादा प्रोग्राम्स होने लगे। हर साल लतीफ़ डे कभी मनाया करते थे हम, कभी फेयरवेल पार्टीज होती थी, तो उसमें काम करते रहते थे। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ईयर इंटर किया, कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, इंटर के बाद फिर मैं बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल थिएटर, जो स्टेज ड्रामा होते हैं, उसमें मैंने कदम रखा। सक्खर से रोड़ी में सबसे पहला ड्रामा किया था हमने, बंगले में कंगले। तो वो भी मजा आया था। बंगले में कंगले, बंगले में कंगले, बंगले में कंगले, वो मेरा ही लिखा हुआ ड्रामा था। ये कब किया आपने? ये तकरीबन 92 में। अच्छा, 1992 में जब मैंने मैट्रिक किया फर्स्ट इंटर के बाद, तो 93 में मेरे पहला ड्रामा जो था 93, आज मुझे डेट भी याद है, वो 9 सितंबर, यानी 9/9
और 1993 पहला ड्रामा शालतीफ टाउन हॉल रोडी में ड्रामा किया था। वो मैंने ही लिखा था, मतलब जैसे पहले छोटे छोटे स्किट्स लिखता था स्कूल कॉलेज के ज़माने में। फिर मैंने जब स्टेज ड्रामे देखे उस्ताद उमर शरीफ साहब के, तो उन दिनों VHS में ऑडियो कैसेट्स में स्टेज ड्रामे आते थे वीडियो की जरूरत पे, तो वो देखकर शौक हुआ कि हम भी स्टेज ड्रामों की फील्ड में, क्योंकि एक ही चैनल होता था PTV, और उस दौर में पहले अंदर आने नहीं देते थे, और आज जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो बाहर नहीं आने देते। अच्छा, ये हालत होती है। तो PTV पर तो पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कोई आदमी अगर ऑडियंस में ही बैठा होता था वो भी मशहूर हो जाता था, या ऐसे गुजर जाता था तो उसको भी लोग पहचान देते। एक ही चैनल था। तो उसके बाद स्टेज ड्रामा किए बहुत सारे, वो ड्रामा बहुत हिट गया मेरा। उसमें शायर का कैरेक्टर था, मज़ा या शायरी मैंने खुद लिखी थी, वो भी खुद ही कैरेक्टर क्रिएट किया था। वो मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि एक घर में रहते हैं बैचलर्स, बंगले में कंगले बैचलर्स रहते हैं, उसमें किराया भी नहीं दे सकते। सेठ साहब आता है उनको, फिर वो टड़का देते हैं। फिर लड़की आती है मोहल्ले की, फिर उनके साथ सारे इश्क के चक्कर में होते। ये मज़ा ये ड्रामा था। तो उसके बाद फिर सिंधी ड्रामे करने शुरू किए, मुरसोदर थे ड्रामा किया। उसके बाद फिर हमारे आर्ट सर्कल होती थी ना छोटी छोटी शहरों में, आप जैसे पता है आपको, बाख ड्रामेटिक सोसाइटी, मेहरान गुलफनकार ड्रामा आर्ट सर्कल, ये सारे होते थे। उनके साथ काम किया बहुत सारा। फिर शिकारपुर में भी किए, लाड़काना में भी किए, सखर, रोडी, पन्नो आकिल, ये जितने भी शहर लगते हैं इस एरिया में आपके बहुत सारे स्टेट ड्रामे के हवाले से बड़े मतलब मशहूर हो गया था अपने शहर में ही। क्योंकि जब रात को ड्रामा होता था तो उसमें तो मखसूस एक पब्लिक आती थी ना, ज्यादा 500, 600, 1000 आदमी आ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो नहीं आ सकते थे ड्रामा देखने, तो हम दूसरे दिन ड्रामे वाले कपड़े ही पहनकर वो शहर में फिर घूमते थे, ताकि लोग पहचाने। तो कोई कोई दोस्त पहचानता था, यार रात तुम ड्रामे में थे ना, यही कपड़े पहने थे। मैंने कहा हाँ वही, अच्छा बैठो यार चाय पियो। फिर दूसरों को भी बताता, यार रात तुम ड्रामे में नहीं आए, इसने जबरदस्त अदाकारी की, इतना हंसाया लोगों को, यार वो डायलॉग जो तुमने लगाया जबरदस्त। तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस दौर में भी लोग कहते थे कि भाई आप TV पर जाएं, और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री भी दूर थी हमसे, PTV कराची एक मरकज सेंटर था, तो गुर्बत भी थी, इसीलिए काम भी करता था, बिजली का सीखता था, और ये शौक भी अपना पूरा करता था, पढ़ाई भी करता रहता था साथ साथ। उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर का एक प्रोड्यूसर था, अनवर हकरो साहब, मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो एक हमारे ड्रामे में आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया कि हम रेडियो पर ड्रामा भी करते हैं और वहाँ हमें सदाकार चाहिए। पहली बार हमें पता चला कि हम तो अदाकार हैं, अदाकारी करते हैं स्टेज पर या TV पर या फिल्म में, ये सदाकार क्या होता है। तो हमने फिर कहा, उनसे पूछा कि सर रेडियो पर कैसे ड्रामा होता है। बोला वही रेडियो पर आवाज़ का जादू होता है, आवाज़ के जरिए आप बता सकते हैं ड्रामा कैसे होता है। हमने कहा नहीं, ड्रामे मतलब तो हम तो गेटअप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, रेडियो पर तो वो दिखाई नहीं देता। सही। तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें, फिर आपको पता चलेगा। फिर मैंने ऑडिशन दिया 94 में, 95 में मैंने जब रेडियो पर ऑडिशन दिया, तो मैं उम्र भी बहुत छोटी थी, लेकिन मैं जो मुख्तलिफ मिमिक्रीज करता हूँ ना, आवाज़ें निकालता हूँ मुख्तलिफ, मैंने भारी आवाज़ में वो स्क्रिप्ट जो दिया था उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था वडेरा, मैंने वडेरा जैसे आवाज़ निकाली उसमें। तो उन्होंने कहा भाई ऑडिशन में आप पास हो, अब फाइनल ऑडिशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। फिर 15-20 दिन के बाद फाइनल ऑडिशन के लिए, पहले तो 40-50 लोग थे, लड़के लड़कियां, उनमें से हम 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया फाइनल ऑडिशन के लिए। फिर फाइनल ऑडिशन के लिए हमने 3 लड़के थे, एक लड़की थी, उनको फाइनल ऑडिशन के लिए उनमें पास किया। भाई आप अप्रूव हो गए हैं आप रेडियो के लिए, अब आप जब ड्रामा होगा तो फिर आपको बुलाएंगे। तो फिर जब ड्रामा हुआ तो मज़हर शेख साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी फोत हो गए। वो सखर से आते थे, पुराने सखर से, रेडियो पाकिस्तान खैरपुर अपनी बाइक पर। मज़हर शेख जो PTV पे भी उन्होंने काम किया, तो वो मुझे लेकर आते थे फिर जब ड्रामा होता था रेडियो पर। फिर वहाँ पर रेडियो पर जो है ना, हमारे ख़ास तौर पर एक किस्म की ट्रेनिंग हुई कि तलफ़ुज़ किस तरह से हो, और किस तरह से अपनी आवाज़ जो है, आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को बताएं कि आप सोफ़े पर बैठे हुए हैं या चारपाई पे बैठे हुए हैं, किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप TV पर तो सबको पता है, देखते हैं कि भाई इसको ब्लू कलर के कपड़े पहने, इसको ये कलर के शर्ट पहनी हुई, लेकिन रेडियो पे हमने बताना पड़ता था कि भाई आ जाओ, अरे कहाँ हो यार तुम, इतने दिन से गुम हो, और ये कपड़े तूने कौन से। लोग देखते नहीं है रेडियो में, सिर्फ आवाज आता है, तो उनको लिसनर्स को बताना पड़ता है यार आओ वरियाम कहाँ हो तुम, यार ये क्या तुमने ये जो कपड़े पुराने पहने हुए हैं, नए कपड़े क्यों नहीं पहने, यार ईद का दिन है आज, ये देखो मैंने लाल जोड़ा सिलवाया है, देखो दर्जी से, इतने पैसे लिए उसने, आओ बैठो। मतलब वो जो डायरेक्शन है वो भी लफ्जों में ही बयान किया। स्क्रीन प्ले जो होता है वो रेडियो में
बताया करते थे कि आओ बैठो चारपाई पे, यार ऊपर करके बैठो ना, पाँव चारपाई पे बैठे हुए से अभी जाने वाले हो, या किसी को बोलते इधर इधर की कुर्सी पे आके बैठो, तो वो कुर्सी भी अंदर पड़ी होती थी, वो उसको भी खींचते थे। हाँ, उनका भी आवाज आता सुनने वालों को पता चले कि अब कुर्सी उसके लिए खींची है, उसको कुर्सी पे बिठाया। हाँ, तो ये ट्रेनिंग हुई हमारे यहाँ। फिर टीवी पर आने का डर भी लगता था कि ऐसे नहीं अंदर आने नहीं दे, फिर दिल बर्दाश्त हो जाए, पीटीवी पर कभी आया ही नहीं था। फिर चैनल आए, प्राइवेट चैनल 2002 में पहला चैनल आया KTN। अखबार पढ़ते थे तो उसमें आया कि भाई नया चैनल आ रहा है सिंधी, अपना चैनल, सिंधी बोली थोड़ी ज़बरदस्त यार। फिर सब दोस्तों ने मुझे कहा कि अब ये चैनल आया ही तुम्हारे लिए है, तुम जैसे आर्टिस्टों के लिए जिनको पीटीवी पर चांस नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार वहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है। कि सब दोस्तों ने ये कहा भाई टैलेंट जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तुम में जो टैलेंट है वो जाके वहाँ दिखाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मतलब नहीं हिट हो गए तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाएगा, वरना ये आस रह जाएगी दिल में कि यार मैं काश मैं चला जाता, इससे अच्छा तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों ने किराया देकर मुझे कोच का और बिठाया कोच में कि जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, ये बिजली का काम करना तुम्हारा काम नहीं है, वाह वाह, तो तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, लोगों को हंसाना है, वाह वाह। और सिर्फ शहर तक महदूद ना रहो, तुम अब दुनिया लेवल पर आओ। क्योंकि सेटेलाइट चैनल था, पहला चैनल सेटेलाइट, वहां पर आया तो वहां पर भी ना कोई तो जान आप सक्खर से, जी, जी। ये किस सन की बात है कि 2002 में 2002 में जब तक स्टेट ड्रामे करता था, रेडियो पर ड्रामे या स्टेट ड्रामे, सक्खर से आप कोच में चढ़े हैं? कोच में चढ़ा, सीधा कराची, यहाँ मेरे मामू रहते थे नॉर्थ कराची की तरफ, वो वली का हॉस्पिटल में लेबर टेक्नीशियन थे, उनके पास रहा आके। फिर चक्कर लगाने शुरू किए चैनल्स पर, ऑफिस कहाँ है क्या। फिर अलीगुल मल्ला मुझे मिला, एक हमारा सुमरा नेशनल काउंसिल का प्रोग्राम था, उसमें उसने परफॉर्मेंस थी, वहाँ पर मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे में, क्योंकि उस वक्त टेक्स्ट ट्रांसमिशन चलती थी चैनल की, मैंने कहा तुम्हारे ड्रामे मैंने देखे हैं, टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोमो चल रहे हैं, मुझे भी यार शौक है इसमें, लेके चलो। उसने कहा भाई पीछे ही तो ऑफिस है इनका, शाइन कॉम्प्लेक्स के बराबर। मैंने कहा अच्छा, और हाँ यहाँ जिस हाल में ये प्रोग्राम हो रहा है इसके पीछे ही ऑफिस है, तो अभी चलते हैं ये प्रोग्राम करके उधर। क्योंकि उस टाइम में वो 24 घंटे रश होता था उस ऑफिस में, नया नया चैनल था, जी जी जी। सारे लोग उसमें सारी रात सारा दिन उधर होते ही होते थे। आप पूरी सिंध के जो स्टेट ड्रामे करते थे, सारे दोस्त आए हुए थे, वो आर्टिस्ट वहीं पर घूमते रहते। वहाँ पर मैं चक्कर लगाता रहा, कोई पहचानता ही नहीं था, वहाँ पर नया नया चैनल था, नए लोग थे, उनको क्या पता मैं सक्खर में क्या करता रहा। मैं सिर्फ पॉपुलर था सक्खर रोड़ी फसगिरदा एक दिन ना उसके आसपास में। फिर उन्होंने मतलब रोज कहते रहे हाँ भाई कल के रिकॉर्डिंग है, इधर आना होती नहीं थी कोई रिकॉर्डिंग। फिर वहाँ अरशद शाह साहब थे जो डायरेक्टर प्रोग्राम थे KTN के, उर्दू स्पीकिंग थे, तो वो प्रोग्राम करते थे। एक प्रैंक शो था, डाडी थी और सरम समाल रूम प्रोग्राम, 3-4 प्रोग्राम वो करते थे। बच्चों का प्रोग्राम भी करते थे, 12 जी बारी। तो किसी ने कहा कि यार ये जो है ना डाडी थी प्रोग्राम करते हैं, इसमें नए लोगों को चांस देते, तुम इससे जाके मिलो। तो वो गैलरी में खड़ा होकर दोस्त से बात कर रहा था, कैमरामैन से अपने, तो मैं उससे जाके मिला। मैंने कहा सर मैं भी काम करना चाहता हूँ, मतलब कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ। बोला अच्छा, बोला हमारा काम देखा है तुमने? मैंने देखा है सर, डाडी थी में लोगों के साथ जो करते हैं। बोला तुम क्या कर सकती हो, डाडी थी कैसे करोगे लोगों के साथ? तो मैंने कहा सर ये चाय का कप दे। उन्होंने चाय का कप दिया, मैंने चाय पी कर उनके हाथ में दिया, बोला सर डाडी थी। तो वो हैरान हो गया, बोला उसको दोस्त को बोला है, बोला अभी यार ये देखो इसने मेरे साथ डाडी थी कर दी। ऐसे सबको बोला है स्टाफ को, बोला अभी ये कौन सी तोप किस्म की चीज आया है, कहाँ से आए हो भाई? अबे मेरी चाय पी गया यार। मैंने कहा ये क्या किया? तो बोल रहा है डाडी थी। मैंने कहा सर आपने कहा अपने फन का मुजाहरा दिखाया, तो मैंने यही फन। बोला यार तू तो कमाल है। अब यही जो सेगमेंट है, यही प्रैंक जो है, ये तुमने कल जाके करना है हमारे साथ। सुबह 10 बजे आपको ये गुलशन हदीद में पार्क है जो कायदे आजम, अच्छा वहाँ पे गुलशन हदीद में है, वहाँ पर तुमने आना है। वहाँ से हम जाएंगे फिर मेमन गोट, वो सिंधी इलाके थे सारे, वहाँ पर यही तुमने सबके साथ तादी करनी है, हालत करनी है, लोगों की चाय पी जानी है, उसको बोलना डाटी थी। मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊँगा। अच्छा। फिर वो पहला सेगमेंट मेरा इतना हिट हुआ, वो मशहूर हुआ, मतलब चला बहुत, क्योंकि एक ही चैनल था, 3 घंटे ट्रांसमिशन थी उसकी, सब लोग देखते थे शाम को बैठ के, सारी सिंध के लोग, शुरू होटलों पे रश होती थी लोगों, क्योंकि पीटीवी पर एक ड्रामा आता था वो भी हफ्ते में एक बार। हाँ। तो ये जो दिल्ली का चैनल आ गया, दिल्ली 3 घंटे की नशरियात, उसमें घड़ी घड़ी हमारे ये प्रोमो चले, हमारा सेगमेंट चले, लोगों ने बड़ा पहचानना शुरू किया। फिर मैं दाद लेने के लिए फिर वापस चला गया सक्खर। अच्छा। सक्खर के भाई देखा आपने? उन्होंने सबने कहा हाँ भाई जबरदस्त, तुमने यार वाह वाह यार जबरदस्त प्रोग्राम किया। मैंने कहा ठीक है शुक्र, ठीक है। गाँव के लोगों ने अप्रिशिएट किया, चल गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जी जी जी। उसके बाद फिर मैं वहीं बैठ गया। फिर
अरशद शाह साहब को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन उस वक्त था ही नहीं। तो मैंने पीसीओ से फ़ोन किया। उस दौर में टेली कार्ड एक पीसीओ आया था, जो कार्ड डाल के बूथ लगे होते थे जी, पीले जी, कलर के, तो उसमें वो फ़ोन करते थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर थैंक्स के लिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे चांस दिया। तो उसने कहा अबे तू है कहाँ? मैंने कहा सर मैं तो सक्खर आ गया हूँ। बोले क्यों सक्खर आ गया? भाई इधर तुम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एक नया, उसमें तुम्हारे लिए को तुझे रिकमेंड किया है रहमतुल्लाह मायोठी साहब ने कि इस लड़के को बुलाओ, कहीं भी हो इसको ढूंढ के ले आओ, इसमें बड़ा पोटेंशियल है और ये ज़बरदस्त काम करेगा। एक सेगमेंट देखकर तुम्हारी मतलब उस जमाने में फोन बोन भी नहीं होती थी, नहीं, मोबाइल, मोबाइल फोन होती नहीं थी, किसी किसी के पास होती थी, मतलब वो भी एरिक्सन वाला सेट होता था बड़ा हाँ, काला वाला। जिसमें बिल बात करो तो भी बिल, हाँ हाँ, और ना करो तभी बिल। इनकमिंग के भी ऐसे करते थे। तो फिर मैंने कहा सर मैं फिर आ जाऊँ? बोला हाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आया जब केटीएन पर, तो उन्होंने कहा एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं फनकार, उसका नाम होगा ये सेगमेंट होंगे, रहमतुल्लाह मायोठी साहब, उनसे जाके मिला। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे वो उन्होंने दिया, रहमतुल्लाह मायोठी साहब को क्रेडिट जाता है और अरशद शाह साहब। तो फिर कॉमेडी से ही शुरुआत की, फिर उसमें पैरोडीज़ की, मुख्तलिफ लोगों की, अदाकारों की। तो ये एक नई चीज़ थी सिंधी मीडिया में। इससे जी, पहले जी। पैरोडीज़ वगैरह नहीं करते थे, उर्दू में करते थे, हाँ, मोइन अख्तर मरहूम साहब सबकी करते थे, लेकिन सिंधी में हमने पहली बार ये लाया कि हम सिंधी अदाकारों की, आर्टिस्टों की पैरोडीज़ करते थे। उसमें अक्ल विथ नकल, नकल विथ अक्ल एक सेगमेंट होता था उसमें। तो मैं कभी फर्स्ट एपिसोड में मैं सनम सिमाल रूम जो चलता था उसकी पैरोडी की थी, सनम बलोच की। और मैं आपको बताऊं, जब मैं वहाँ सक्खर में होता था, यही प्रोग्राम चलता था सनम सिमाल रूम, तो मैंने उसमें कॉल की थी एक दफ़ा कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने उनको कुछ वॉइसेस सुनाए, असद कुरैशी के, मीर मोहम्मद लाखो मरहूम के। तो उन्होंने, सनम ने कहा कि आपकी तो ज़रूरत है हमें, आप तो आ जाएं एटीएन पर। तो एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने उनकी पैरोडी की, उसी प्रोग्राम में जिसमें मैंने कॉल की थी एज अ लाइव कॉलर, उसी प्रोग्राम में एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया। माशाल्लाह, उसी वाह वाह, प्रोग्राम के जबरदस्त। सेट पर मैं बैठा और उसकी पैरोडी भी की, फिर उसमें गेस्ट भी बुलाया। तो ये फिर करियर का स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर केटीएन, फिर दूसरे चैनल्स भी आते आस्ते गए। आस्ते आते रहे। लेकिन हाँ, हमने तकरीबन मुस्तकिल मिजाज ये होती है, जिस चैनल के साथ लगे होते हैं उसी के साथ लगे ही होते हैं। 7 साल केटीएन पर रहे, फ्रीलांसर होते थे वहाँ पर। फिर आवाज़ टीवी आया, फिर आवाज़ टीवी पर एम्प्लॉई, उन्होंने कहा कि हम आपको एम्प्लॉई रखते हैं। 1 साल तो हम बैठे रहे वहाँ, क्योंकि नाम ही नहीं रखा था चैनल का जब से हम एम्प्लॉई थे। तो उसके बाद उनको लाइसेंस मिला, बाद में चैनल आने हुआ। अच्छा, तो आवाज वालों ने आपको पहले ही अपॉइंट कर पहले दिया? ही अपॉइंट कर दिया, अली गुल मल्ला को, मुझे, 3-4 दूसरे थे, न्यूज़ के बंदे थे। कैमरा भी, एक कैमरा भी नहीं लिया था उन्होंने। तो हम रोज जाके उनको बोलते थे, सर लोग हमसे पूछते हैं आजकल कौन से चैनल पे आते हो, क्या बोले उन्होंने, कोई नाम तो रखें चैनल का। बोला अभी नाम सोच रहे हैं, रखा नहीं। लाइसेंस मिले तो फिर नाम भी रखेंगे। अरे अच्छा, पहले ही तनख्वाह आपकी चल रही तनख्वाह थी? हमारे हर महीने देते थे। वो माशाल्लाह। बोलते थे आप आए ऑफिस ना आए, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप किसी और चैनल पे काम नहीं करना आपने, ठीक है। क्या अब बात। उस दौर में, यानी तकरीबन ये है 2007-2008 की बात है। हाँ, उस दौर में हमारी 40-40 हज़ार तनख्वाह थी, हमें परवाह ही नहीं होती थी। माशाल्लाह। तो हमने जाके फिर मालकान को कहा कि भाई आप ऐसा करें, आप हमें कैमरा लेके दें, ताकि आउटडोर हम शूट करते जाएं, मतलब रिकॉर्डिंग तो करते जाए ना, चैनल जब आने हो हाँ ना, तब वो आने कर दीजिएगा, तब तक हम फारिग बैठे हैं, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज रहेगी। महफूज होगी, वीडियोज होंगी हमारे पास। उन्होंने कहा क्या फिर चाहिए आपको? तो जतोई साहबान का चैनल था, शहजाद जतोई साहब का, डी बलोच वाला, पहले उनका था, अब तो उन्होंने बेच दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने मैनेजर को बुलाया, बोला इनको जो जो चाहिए इनको लेके दो। हमने कहा सर एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए और एक एडिटिंग सूट चाहिए, जिसमें हम एडिट करेंगे, आके अपने स्किट्स बनाएंगे छोटे छोटे। जब आपका टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू होगा तो उसमें चलाएंगे क्या, जब तक हमारे ये खाके जो है मज़ा यही चलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा सही है, बस ले आओ सामान। उसी दिन सामान ले आए, दूसरे दिन हम रिकॉर्डिंग पे चले गए। फिर ये छोटे छोटे स्किट्स हमने तैयार करना शुरू कर दिए। ये पूरा साल ऐसे काम किया। अच्छा, साल के बाद वो चैनल आने लगा। फिर 7 साल उसी चैनल पर रहे हम, आवाज़ टीवी पर। उसके बाद फिर धरती टीवी पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर थे, वहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं थी, ना ही हमें निकाला। यहाँ पर फिर हमें डबल सैलरी मिली धरती टीवी पर, कि भाई हम उसको, उससे डबल हम आपको दे रहे हैं। और जब 1 लाख से ऊपर सैलरी मिली तो हमने कहा चलो भाई ये भी ठीक है। फिर धरती टीवी भी अभी तक माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं, 2017 से फिर धरती टीवी पर है। अच्छा, धरती टीवी पे कितना अरसा रहे? धरती टीवी पर भी तकरीबन 9 साल रहे, 2017 में वहाँ आए थे। अच्छा, हाँ, बीच में फिर केटीएन पर भी काम किया। तो अभी तक आप धरती टीवी के साथ हैं? जी जी, अभी तक तो धरती टीवी पर साथ हैं, लेकिन अभी कल का भी पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंधी चैनल ऐसे होते हैं, आप घर ही बैठे होते, आपको फ़ोन कर देंगे भाई कल से नहीं आना, हमने एंटरटेनमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया।
तो ये होता रहता है। वैसे जो मेरे ख्याल में जितने भी चैनल हैं वो एंटरटेनमेंट जो उनके हैं उसी से तो चैनल चलता है। जी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट से, कमर्शियल्स भी एंटरटेनमेंट पे ही मिलते हैं। हाँ वही है ना। हाँ, लेकिन वो सिंधी चैनल जो है ना, अब वो जैसे कहते हैं कि अपने आखिरी अयामों में चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, हर आदमी का अपना चैनल है। जैसे आपने चैनल बना लिया अपना, हाँ अपने इक्विपमेंट्स ले लिए सारे, तो अभी आप ड्रामे भी नहीं बनाएंगे। देखें, ये तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं काम, मगर फिर भी हम चैनल देखते हैं टेलीविज़न पे। और क्योंकि एक आर्टिस्ट, आपको जो पसंदीदा आर्टिस्ट है वो आपको मिलेगा चैनल पे, और आप उनके प्रोग्राम देखते हैं तो सब लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सोराब साईं, ये तो ज़बरदस्त आपने मुझे बताया। तो अभी तक आप चल रहे हैं सिर्फ ये कॉमेडी सेक्शन, आप उनके इंचार्ज है आप लोग दोनों, अली गुलमला और आप उसी को देखते हैं। कॉमेडी चैनल करते हैं, अपने भी चैनल हैं यूट्यूब पर, सोराब सुमरो के नाम से, फेसबुक पेज भी है, मोनेटाइज है वो भी, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी अर्निंग होती है कुछ ना कुछ। तो ये अल्लाह ने एक किस्म की हमारे लिए खिड़कियाँ खोल के दी हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह है कि फेसबुक मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान में, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज है, ना टिकटॉक है। बाहर के फॉरेन में तो सारे ये मोनेटाइज है। सही, वहाँ से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, सब चैनल हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है, सही। फेसबुक पेज भी नहीं है अभी तक। चलो उसको अभी नहीं देखें आप। इस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन आपके जो अपने चैनल्स हैं उसमें बहुत सारे आपके सब्सक्राइब है, फॉलोअर है, उसकी कोई कमी नहीं है। जी क्योंकि माशाल्लाह सिंध के इस वक्त जो कॉमेडियन मज़ाह आर्टिस्ट अली गुलमला और सोराब सुमरे के अलावा कोई अभी देखें, अभी गामू भी है, मगर आप लोग पहले आए हैं, वो बाद में आए हैं। जी जी बिल्कुल है, मतलब कम है। जैसे असगर खोसो है, गामू है, हैदर कादरी है, या जाकिर शेख जो फजीलत बेगम बनता है। मतलब हम सिंधी मीडिया में अगर कहें तो ये उंगलियों पर गिन सकते हैं आप, 8 या 10 लोग हैं जो कॉमेडी में काम कर रहे हैं। लेकिन कॉमेडी में हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, और क्योंकि इस कौम को खुशियाँ देनी है, हमने हंसाना है इनको। सही, रुलाने के लिए तो असेंबलियाँ भरी पड़ी हैं, सही। वो रोजाना कोई ना कोई टेंशन देते रहते हैं। अभी जैसे बजट में आपने देखा, गरीबों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। ऊपर से टैक्स लगा दिए हैं, और मतलब परेशान रखना है कौम को। हाँ तो देखिए वो परेशानी आप लोग जो हल कर रहे हैं, वो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही सही लोगों को कुछ खुशियां दें, कुछ हंसाएं उनको, ताकि उनके जो उस ट्रामा से उनको निकालें। सही कह रहे हो। यही कोशिश होती है हमारी, अपने चैनल्स पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, या सोशल मीडिया पर, कि भाई चलो जो तुम्हारे मसाले, वो हमारे भी मसाइल वही है ना। ये नहीं है कि हम जो है वो एलोन मस्क के बेटे हैं तो हमारे पैसे की कोई परवाह नहीं है। नहीं, हमारे भी वही मसाइल है, लेकिन उस मसाइल को भूल कर थोड़ी देर के लिए हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं, बेहतरीन कि भाई थोड़ी देर के लिए थोड़ा टेंशन से निकले वो। सही सही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं, हमें जब मिलते हैं तो हमें बोलते हैं यार आप जो है ना हमारे लिए बड़े एक मेडिसिन का काम कर रहे हैं। हमने कहा वो कैसे? जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं बॉस की डांट खाकर, या घर में कोई बीवी के साथ जब क्लैश हो जाती है, या कोई रिश्तेदारों के साथ कोई मसला, तो हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपकी वीडियोस देखते हैं, तो हमारा टेंशन रिलीज हो जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं। क्योंकि लोगों को थोड़ी देर के लिए जब खुशी मिलती है तो वाकई वो गम वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सोराब सुमरो साहब ये बताएं कि आपने फॉरेन में भी बहुत सारे विजिट किए हैं, मैंने देखा था कि अमेरिका गए हैं। जी जी, अमेरिका गए, उसके बाद यूके भी गए, फिर दोबारा अमेरिका गए थे अप्रैल में। क्या फील कर रहे हैं? एक सखर से बंदा जब निकला और अपनी रोजी रोटी ढूंढने जब कराची पहुंचा, तो कितनी तकलीफों के बाद आप लोग एक जगह पे सेट हुए। उसके बाद अल्लाह पाक ने आपका हाथ पकड़ा और आपको बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचाया। बिल्कुल। अमेरिका ऐसे लोग नहीं जाते, या यूके, ये मेहनत है आप लोगों की। जी जी बिल्कुल, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी, जिस बंदे के पास कराची आने के लिए किराया न हो वो अमेरिका में जाके प्रोग्राम करे, या यूके में, तो ये मौजज़े से कम नहीं है, हकीकत है। तो ये अल्लाह जो है ना वो देखता है मेहनत, एक बंदे की मेहनत किसी की भी रायगा नहीं जाती। सही। हमने मेहनत की, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, तूफानों से लड़े, आंधियों से लड़े,
शोज़ में जाते थे, वहाँ से कभी पेमेंट मिलती थी, नहीं मिलती थी, वापसी का कभी कभी किराया नहीं होता था, कभी कभी ऑर्गेनाइजर भाग जाता था प्रोग्राम करके। लाड़काना में हमारे साथ ऐसा हुआ, अच्छा। एक दोस्त ने कहा भाई तुम दोनों को मैं लेकर एक स्टेज ड्रामा कर रहा हूँ, हाँ। तो मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे दहेज भी बनवाना है, और 70% आपका, 30% मेरा। हमने जाके कार्ड वार्ड भी बेचे, टिकटें बेचे, भाई हमारे जी के फेस वैल्यू है अली गुल मल्लाह और मैंने। जब हम ड्रामा कर रहे थे, हम तो स्टेज पर थे, वो ऑर्गेनाइजर नीचे बैठा हुआ था। आधे ड्रामे के बाद जितनी भी वो टिकट्स की कलेक्शन थी वो सारे लेके भाग गया। ड्रामा खत्म होने के बाद हम लाड़काना में अमजद गुल सुमरो और अजीज सांगी साहब, वो सदर थे आर्ट्स काउंसिल के, वो और हमारी फीमेल आर्टिस्ट, हम दोनों अब सारी रात उसको ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ घरों में। उसकी 3 शादियां की हुई थी, मिला नहीं। मिला ही नहीं। 3 शादियां की हुई थी, तीनों घरों में गए। हमने कहा भाई कहाँ है वो? बोला भाई वो तो घर आता ही नहीं है, हम तो खुद उनको ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा भाई वो उनकी बेटी की शादी थी कोई, तो उसके लिए दहेज का चक्कर था, हमने ड्रामा किया ये वो। उसने कहा भाई उसको बेटियों का इतना फिक्र होता, घर आके बोलता नहीं हमें तो राशन नहीं लेके देता वो। उनके से उनके जैसे अच्छे भले सियाने से थे आदमी बन के आप उसकी गाल बातों में कैसे आ गए? अच्छा। हमने भाई हम तो मासूम आदमी, आर्टिस्ट आदमी, हमें क्या पता। लोग फिर भी आपको बोल रहे थे। हाँ, मतलब उनके घर वाले बोल रहे थे, तो उन्होंने तो हमारा साथ दिया। अजीज सांगी था या अमजद गुल सुमरो, वो सारी रात अपनी गाड़ियों में हमें घुमाते रहे। आकर उन्होंने हमें अपनी जगह पे जाके ठहराया। भाई ड्रामा तो हो गया, अब वो भाग गया, क्या करें उसको। फिर सुबह को उन्होंने हमारी टिकट के पैसे भरे, कोच के टिकट के पैसे दिए और हम वापस आ गए। अजीज सांगी ने। अजीज सांगी ने पैसे दिए, और दूसरे एक दोस्त थे वो कमिश्नर ऑफिस में होते हैं, भट्टी साहब। अच्छा अच्छा। उसने कहा यार ये हमारी बेइज्जती है, अब तुम हमारे शहर में आए हो, अब हमारे शहर का आदमी तुम्हारे साथ ये बेईमानी करके गया है, फ्रॉड करके गया है, तो ये हमारी बदनामी होगी ना शहर की। तो इसलिए हम जो है ना वो आपको तो पता नहीं कितने पैसे लेके भाग गया, हमें तो पता नहीं, सही कह रहे हो। लेकिन ये होगा कि आपको जो आपकी पेमेंट है वो भी हम दे रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं वापसी का। हमने कहा हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये भी स्ट्रगल्स का एक हिस्सा रही है हमारी। हकीकत है। कभी कभी आपको बताएं कि जब KTN के शुरुआती दौर में सुबह 10 बजे डायरेक्टर ने बुलाया, इसी ने, अरशद शाह ने, कि भाई रिकॉर्डिंग है सुबह 10 बजे, 11 बजे पहुंच जाओ। 10 बजे पहुंच गए अली गुल मल्लाह और में। सारा दिन बैठे रहे, कभी चक्कर लगाते इधर उधर, भाई डायरेक्टर नहीं आया अभी तक। रात को 11-12 बजे वो डायरेक्टर आया है। उसने कहा भाई मेरा मूड नहीं है रिकॉर्डिंग करने का, रिकॉर्डिंग कैंसिल। किसी बात पे मसला हो गया कि स्टूडियो नहीं देंगे आपको या कैमरा नहीं देंगे, फिलहाल रात को देर हो गई है। तो उसको आ गया गुस्सा। उसने कहा भाई ठीक है रिकॉर्डिंग नहीं करें, कैंसिल रिकॉर्डिंग। हमने कहा रिकॉर्डिंग तो कैंसिल करें, आप अपनी गाड़ी में चले गए, हम कहाँ जाए। और रात को तकरीबन हम 3:30 या 2:30 या 3 बज रहे थे, 3:30। उस वक्त आके कहा कि भाई रिकॉर्डिंग कैंसिल है। हम वहाँ से शाहीन कॉम्प्लेक्स से पैदल चले भेटाइयाबाद तक, क्योंकि मैं रहता था उधर न्यू कराची की तरफ। हाँ। तो उस वक्त ना बसें मिल रही थी, रिक्शे का, हमारा टैक्सी का किराया नहीं था इतना, सही कह रहे हो। बसों का ही किराया होता था, बसें चल नहीं रही थी। तो हम पैदल आए थे वहाँ से शाहीन कॉम्प्लेक्स से भेटाइयाबाद तक। अली गुल ने कहा मेरा एक कमरा लिया हुआ है किराए का, उधर चलते हैं। मैं नया आदमी, सखर ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं था। अली गुल मुझसे पहले ही आ गया था यहाँ पर। अली गुल मल्लाह 96-97 में आ गया था यहाँ पर, PTV पर काम करता था पहले ही। मैंने कहा कहाँ है भेटाइयाबाद? बोला ये सामने ये वो जो लाइटें जल रही ना, बस यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद भेटाइयाबाद है। फिर वहाँ तक पहुँचे, भाई ये लाइटें भी आ गई, कहाँ है? बोला बस अब थोड़ा ही आगे चलेंगे, शॉर्टकट है, शॉर्टकट लगाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। ये करते करते सुबह की अजान, फजर की अजान आ गई, हम जाके घर पहुँचे। क्या बात है। जैसे ही फिर उधर आके फिर चाय पापे वगैरह खाए, बिस्किट, फिर सो गए। फिर अली गुल को फ़ोन आ गया डायरेक्टर को, भाई कल जो रिकॉर्डिंग कैंसिल थी, आज 11 बजे पहुँचना है, 12 बजे। फिर जल्दी जल्दी उठ के फिर बसों में चढ़ के फिर पहुँचे चैनल पर। तो ये स्ट्रगल होती है। तो स्ट्रगल देख कर, अल्लाह ने वो मेहनत देख कर, सारी रात सेट भी खुद बना रहे हैं और स्क्रिप्ट भी खुद लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, फिर एडिटिंग बैठ के करवा रहे हैं। तो ये हम आजकल के लोग हमें पूछते हैं कि हमें मशहूर होना है, क्या आपकी तरह पॉपुलर होना है, तो हम उनको कहते हैं हमारी 30 साल की हमारी स्ट्रगल भी देखें, आप मेहनत भी देखें। 30 साल के बाद आके यहाँ पर हम पहुँचे हैं। अली गुल मल्लाह की 30-35 साल की स्ट्रगल है। फिर कहीं जाके अभी वो हिट हुआ है इश्क मुर्शिद ड्रामे में, भले के एक डायलॉग। बिल्कुल। तो ये असल में स्पॉटलाइट होती है अल्लाह की तरफ से, जिसके ऊपर जलती है वो हिट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो जो अमेरिका की विजिट है, वहाँ पे कोई ऐसा वाकया? अमेरिका में तो पहले जब हम गए थे, विजिट पे ही गए थे, जाहिर है वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था। घूमा, बहुत ज़बरदस्त स्टेट्स घूमी, न्यूयॉर्क गए, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC घूमे फिरे। दोस्त थे हबीब भुट्टो साहब, उन्होंने हमें बहुत अच्छा वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया। उसके बाद फिर हम आ गए वापस 15 दिन के बाद।
वाकया जाते वक्त ये हुआ था कि मेरा जो वीज़ा था वो साना कन्वेंशन के इनविटेशन पे निकला हुआ था। अच्छा। और इंटरव्यू की डेट हमें बाद में मिली, वीज़ा हमें बाद में मिला। वो कन्वेंशन जब तक हो गया था, हम जब यहाँ से गए तो उन्होंने कहा भाई आप तो इनविटेशन में आप लगी हुई है वीज़ा में साना की, वो तो हो गया, अब आप क्यों जा रहे अभी क्यों जा रहे हो, मतलब आप स्किप हो जाएंगे वहाँ। हमने कहा नहीं भाई हम स्किप क्यों होंगे, बोला नहीं आप भाग जाएंगे वहाँ पर, गुम हो जाएंगे। बोला नहीं गुम होंगे भाई, 15 दिन में वापस आएंगे, हमारी शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है। तो फिर अलीगढ़ को बुलाया, भाई ये भी तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा भाई मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा ये 1 महीना क्यों रुक रहा है, तुम 15 दिन के वापस बाहर वापस। उसने कहा मेरी रिकॉर्डिंग है उर्दू ड्रामे की, इसलिए मैं वापस आऊँगा, इसकी नहीं है फिलहाल, तो ये उधर रहेगा, महीना घूमेगा। बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कोई मसला है, या इधर से इसको वापस कर रहे हैं या फिर 15 दिन की एंट्री दे रहे हैं। मैंने कहा 15 दिन की दो, 2 दिन की दो, जाके हाथ तो लगा के आवा अमेरिका को कि भाई पहुंचे। तो फिर जाकर उन्होंने 15 दिन की हमें एंट्री दी, वापस आ गए। उसके बाद फिर यूके गए। यूके भी वहाँ एक साउथ एशियन फेस्टिवल हो रहा था सितंबर में पिछले साल। अच्छा। तो दोस्त थे वहाँ डॉक्टर कादर सर की, उनको कहा मैंने भाई इनविटेशन भेजो तो हम यूके का अप्लाई करें वीज़ा का। उन्होंने एप्लीकेशन अपना इनविटेशन भेज दी, हमने एप्लीकेशन डाल दी वीज़ा के लिए। वो 14 सितंबर को था शो, वीज़ा हमें मिला 20 सितंबर को। अच्छा। शो के 5 दिन बाद हम 6 महीने का वीज़ा तो मिल गया। हमने कहा कैसे जाए। फिर वहाँ पर एक दोस्त है हमारे जिम भुट्टो साहब, मुजीब भुट्टो साहब हैं, इम्तियाज़ घुमरो साहब, उन्होंने कहा यार आप आ जाओ इधर गिलासगो, घूमो फिर तो सही, वीज़ा को अवेल तो करो। हाँ सही। फिर वहाँ चले गए। फिर उन्होंने दोस्तों ने मतलब गैदरिंग के प्रोग्राम ही रखे, मतलब परफॉर्मेंस शोज में नहीं थी, शो निकल गैदरिंग गया। प्रोग्राम। सिंधी कम्युनिटी वहाँ बुलाई कि भाई अली गुलमला सोराब पहली बार यूके आए। नहीं, यूके का एक मैंने शो देखा था जिसमें पूरा सिंधी कल्चर ये सारा दिखाया गया जी जी, वो उन्होंने कल्चर डे कल के मनाया। वहाँ के दोस्त हैं आसिफ मेमन साहब जो कतर में होते थे, था। अच्छा। उन्होंने फिर वहाँ यूके सिंधीज के नाम से एक तंजीम बनाई है। उन्होंने ये मतलब जैसे विद इन आवर्स ये प्रोग्राम उन्होंने सेट कर लिया कि ओके। भाई सैटरडे को आप हमें टाइम दे। भाई सैटरडे को क्या, अभी तो आज जुमेरात है, सैटरडे बोला एक दिन में हम सब अरेंज कर लेंगे, सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए आइएगा। तो फिर उन्होंने वो प्रोग्राम अरेंज कर लिया, वो बड़ा प्रोग्राम हो गया जबरदस्त। हाँ। राशिद महमूद भी वहाँ आए हुए थे हाँ हाँ उन दिनों, उन्होंने भी परफॉर्म किया वहाँ। 2-3 और भी प्रोग्राम ऐसे गैदरिंग कम्युनिटी के प्रोग्राम, वैसे वो नहीं जैसे कमर्शियल शोज होते हैं टिकटॉक पर, या वो नहीं था। 15 दिन वहाँ से हो गया। फिर उसके बाद यूएसए गए, अभी ह्यूस्टन हम, वहाँ अयाज लतीफ अली जो साहब हमारे साथ थे, जी जी, तकरीबन वहाँ भी 10-12 वो दिन प्रोग्राम रहे। मैंने देखा था। वो भी शाह लतीफ़ कल्चरल इंस्टीट्यूट है, वहाँ महमूद डायरी साहब रहते हैं वहाँ 40-45 साल से, खुद भी माशाल्लाह एजेड हैं, बुजुर्ग आदमी, लेकिन उनकी एक जो सिंध के साथ एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ जो उनकी उनसियत है, एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत में वो हर साल वहाँ पर जश्न लतीफ़ मनाते हैं। सारी सिंधी कम्युनिटी को बुलाते हैं, वहाँ डिनर भी होता है, फिर लेक्चर प्रोग्राम था अयाज लतीफ़ अली जो का। हम दोनों का इस साल इन्होंने ये नई चीज़ दी अप्रैल में कि भाई इसको कॉमेडियन को वीज़ा तो वैसे ही है, टिकट वगैरह रहायश हम दे रहे हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस थी थोड़ी, तो वो भी बहुत मज़ा आया। लेकिन लोग वहाँ के बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। सही। तो वो हमें कहते हैं जब आप हमारे यहाँ आते हैं ना, तो हमें तो यहाँ 15-20 साल 25-30 साल हो गए हैं, कभी कभी जाना होता है या नहीं जाते। आप जब आते हैं सिंध से तो हमें सिंध की खुशबू आती है आप में से। वाह। जब आप सिंधी में बात करते हैं हमारे बच्चों के साथ, बच्चे वहाँ उनके वहाँ ही पढ़े हैं, वहाँ ही पैदा हुए हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं वो तो उनको हम पता ही नहीं कि हम कौन है। उनके माँ बाप को तो पता है, वो हमें देखते हैं और उनके माँ बाप भी उनके साथ इंग्लिश में ही बात करते हैं। जाहिर है जैसा देश तेरा वैसा। तो फिर हमें कहते हैं कि भाई आप हमारे बच्चों से मिलते हैं, सिंधी इनको बोले कि भाई सिंधी हैं हम, बेसिकली सिंधी में बात करें, इनसे हमें खुशी होती है बड़ी। इतने अरसे के बाद हम सिंधी सुन रहे हैं, कोई सामने वाला आदमी हमारे से सिंधी में बात कर रहा है। मतलब वहाँ गोरों के साथ ना, बस गोरों के साथ आना जाना, उनकी जबान में बात करनी है, तो वो बोलते हैं हम तरस जाते हैं सिंधी जबान बोलने के लिए, तो हमारे साथ बोले आके, तो बड़ा खुश होते हैं। अभी भी इंशाल्लाह जाएंगे सितंबर में, फिर साना कन्वेंशन है अगस्त में, उसमें भी जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अब ये फिर चक्कर लगते रहते हैं बाहर के। अच्छा सोराब सुनो साहब, ये बताएं कि जो नए आर्टिस्ट आने वाले हैं, कॉमेडियन, एक्शन या और बहुत सारी जो लोग हैं जिनका शौक है इस आर्ट फील्ड में, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दे, क्योंकि आपकी जो बात सुन के शायद वो भी उस पर अमल करें। बस मैसेज क्या, उनके लिए यही है कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और आर्टिस्ट तो में से माशाल्लाह से हर घर में अब आर्टिस्ट है। ये टिकटॉक आने के बाद
लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी क्रिएशन करें कोई ना कोई। दूसरे के डायलॉग पर लिपसिंग करना तो आसान है, या गाना तो उसने गाया है, आप लिपसिंग कर रहे हैं। सिर्फ अपनी चीज़ क्रिएट करें, कोई ना कोई नया अपन ले आए सोशल मीडिया पर, फिर आप जाके हिट होंगे। बाकी ऐसे गाने बनाते रहें, गानों पे डांस करते रहें या डायलॉग पर एक्शन करते रहें, जब तक आपका अपना कुछ नहीं होगा तब तक आप हिट नहीं होंगे। और मुसलसल काम करते रहें सोशल मीडिया पर, इसको सिर्फ शौक की हद तक ही रखें। शौक पूरा करें, स्क्रीन पर आएँ, काम करें, जो आप में टैलेंट है वो दिखाएं लोगों को। कोई ना कोई दुनिया में ऐसा होगा जो आपको देखेगा, पसंद करेगा, लेकिन आपने इसको ज़रिया मुआश नहीं बनाना। उसके लिए फिर आप कोई जाकर नौकरी करें या कोई कारोबार दूसरा करें, इसको सिर्फ पार्ट टाइम शौक के लिए रखें। कहते हैं ना कि वो शौक का कोई मूल्य नहीं होता, तो शौक करें, उसमें खर्चा भी करें, अपना शौक पूरा करें। सही। लेकिन इसको जब आप ज़रिया मुआश बनाते हैं कि भाई अर्निंग होगी इसमें से तो हमारा घर चलेगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हमें अगर लोग देखते हैं कि भाई आप तो सिर्फ यही काम करते हैं, हम तो यही काम सिर्फ स्क्रीन पर करते हैं, हमारे कोई दूसरे भी काम होते हैं, वो भी काम करते थे, वो स्क्रीन पे नहीं आते हमारे काम। तो 5-6 काम जब हम मिलके करते हैं, फिर कहीं जाके हमारे घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल सही। हम शोज़ भी कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, टीवी पर भी काम कर रहे हैं चैनल्स पर, और अपना सोशल मीडिया का काम भी कर रहे हैं। तो और काम करना चाहिए कोई ना कोई। इसको सिर्फ जो है अदाकारी को या कॉमेडी एक्टिंग को सिर्फ शौक की हद तक रखे, क्योंकि इसको जिसने भी ज़रिया मुआश बनाया है वो उसकी जो एंड है ना वो बहुत बुरी हो रही है। क्योंकि एक ही लतीफ़ा, एक ही जोक 3-4 बार आप सुनाएंगे, 5 बार सुनाएंगे, फिर क्या लोग बोलेंगे यार ये तो पहले भी बताया था तुमने, पहले भी सुनाया था, 3 साल पहले यही बताया तुमने यार, जोक सुनाया था, आज भी वही सुना रहे हो, ये पूरा याद हो गया हमें, यार कोई नई चीज़ बता। क्योंकि सॉन्ग तो नहीं है, गाने तो नहीं है जो आप पुराने 50 साल पुराने गाने आज भी सुनेंगे तो मज़ा देगा आपको। वो मौसीकी एक अलग चीज़ है, वो रूह की ग़िज़ा है। कॉमेडी में लोग चाहते हैं कि नई चीज़ हो, रोज़ाना नई चीज़ हो, करंट इशू पे बात हो, फिर जाके आपको पसंद करेंगे, क्रिएशन हो कोई नहीं कुछ। आपने क्रिएशन की बात की, सोशल मीडिया की बात की, उस पर एक सवाल है, मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप उनका मुझे जवाब दें। आज हर घर में जितने भी फर्द हैं मोबाइल उनके हाथ में है, कोई यूं करके रिकॉर्ड कर रहा है, कोई यूं करके, कोई कैमरा यहाँ से लेता है, उनकी सिर्फ आंखें दिखती है, बाकी उनका या गायब है सर। तो कैमरा पकड़ने का भी उनको एक फन नहीं है। अच्छा, दूसरा जो भी आया वो बोलते हैं, ये कल्चर खराब नहीं हो रहा है सर? ये देखें ना, जो चीज़ भी ज़्यादा मिकदार में हो जाती है उससे फिर नुकसान आ जाता है। मतलब एक्सिस में जो चीज़ जाती है वो नुकसान देती है। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कैमरा का, या कैमरा कैसे पकड़ें, रिकॉर्डिंग कैसे करें, वो भी कर रहे हैं। जैसे आजकल के दौर में तो हर आदमी साफ ही लगा हुआ है, हर किसी के पास मोबाइल है और माइक है, लोगो लगाकर साफ ही बन गया। अब उनको जर्नलिज्म के एथिक्स का पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। ऐसे नहीं किसी की प्राइवेसी में आप घुस जाएं डायरेक्ट, बस उसके जाके ऊपर खड़े हो जाए, हाँ भाई बताएं आप ये क्यों कर रहे हो, बोला बात तो सुनो यार, पहले एतमाद में तो लो, हमें बताओ तो सही तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या पूछोगे। ऐसे ऊपर आके खड़े हो गए, हमारा ये सवाल का जवाब दो, क्यों दें आपको सवाल, आप कौन हो आप? नहीं, तो तरीके से नुकसान भी हो रहे हैं। पहले पूछना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, उसके बाद वो ज़हनी तौर पर तैयार तो रहे हाँ कि क्या पूछने वाले हैं। आज तो बस ये मैंने काफी देखे हैं हाँ, कि कोई क्या काम करता है वहां जाके कैमरा खड़ा करता है, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो सामने वाला भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। बोला मैं भी तेरी रिकॉर्डिंग कर, चलो तू अपने आप को साफ ही बोल रहा है, मैं भी तेरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भी डालूंगा फेसबुक पे। ये साफ इससे मुआशरा खराब हो रहा है सारा। तो ये नहीं करना चाहिए, जो काम जिसका है उसको ही करना चाहिए। अब जैसे मैं मास्टर्स की हुई मैंने जर्नलिज्म में, लोग मुझे बोलते हैं जर्नलिज्म में तुमने मास्टर्स किया, तुम साफ ही क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा भाई मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स की है, लेकिन मैंने की थी कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मेरा जो काम है कॉमेडी करना, कॉमेडी लिखना, मैं वो कर रहा हूँ। सही है। मतलब मीडिया में तो हूँ ना, ज़रूरी तो नहीं किसी की मास्टर्स नहीं है जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, वो भी बड़े बड़े साफ ही लगे पड़े, एंकर पर्सन लगे पड़े, बस वो काम आ रहा है। साफत एक आसान बिजनेस हो गया है और आसानी से बन सकता है बंदा। तो बस ये है, जैसे फर्ज करें को लोग कहते हैं कि भाई हम सियासत में आना चाहता हूँ, उनके लिए सियासत का एथिक्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि किस तरीके से आपने सियासत सीखनी है और फिर आना है। आगे वाला उनको पता, अब सियासत भी ऐसे हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आप थोड़ा मुझे मज़ीद बताएं कि इस फील्ड में अगर कोई बंदा आना चाहता है कॉमेडियन, तो क्या आपने कोई ऐसा इदारा बनाया है जिसमें कोई आपके पास आके फॉर्म वार्म फिल करे, आके उनको आप कॉमेडियन का सिखा दें? नहीं, हमने तो अभी इदारा नहीं बनाया, लेकिन इदारे हैं यहाँ पर, जैसे आर्ट्स काउंसिल है, कराची आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ एक्टिंग की क्लासेस होती हैं, डांस की, म्यूज़िक की, या नापा है, नापा में थिएटर में सिखाए जाते हैं डायरेक्शन, एक्टिंग वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग, वहाँ पर है इदारे। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया। और ना, ये एक्टिंग जो होती है ना, वो खास करके कॉमेडी एक्टिंग, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो सीखी जा सकती है। अब हमने कहीं से सीखी है, उनको देखकर, उमर शरीफ को, मोइन अख्तर साहब को, लहरी साहब को, चार्ली चैपलिन को, या मिस्टर बीन को, उनके अंदाज, उनके एक्शन, तो हमने देख कर सीखी है। अब जैसे मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मिमिक्री अलग फील्ड है, जो पैरोडीज करना, पैरोडी करते होते हैं, तो पैरोडी आर्टिस्ट अलग होते हैं, मिमिक्री करते हैं जो। तो वो जो कॉर्ड्स लगे हुए हैं, जो मैं कॉर्ड्स यूज कर रहा हूँ, किसी की पैरोडी कर रहा हूँ, किसी का वॉइस निकाल रहा हूँ, वो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। सही, या मुझसे भी अच्छा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। तो ये सिखाई नहीं जा सकती। मतलब ये कोई कारपेंटर का काम नहीं है कि भाई आरी ऐसे चलानी है, रंधा ऐसे लगाना है, या वेल्डिंग का काम नहीं है उसको सिखाएं भाई आहिस्ता से राड रखनी है, तो शागिर्दों को सिखाते हैं। जैसे ये एक कुदरती चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है। जैसे इससे मिजाज कहते हैं, इससे मिजाज जिससे कहते हैं आप, वो कुदरती होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर कुदरती किसी किसी में होती है। कोई कोई आर्टिस्ट नहीं भी होते हैं टीवी के, लेकिन उसके आप सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल के होते हैं। जब गैदरिंग में बैठते हैं कमाल कर देते हैं, बिल्कुल हंसा के पागल कर देते हैं लोगों को। तो लोग और दूसरे जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, सच्चे दिल से काम करें, सिंसियरिटी से काम करें, अल्लाह उनको ज़रूर कामयाब करे। सही सही, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप पाकिस्तानी और इंडियन अदाकार किसकी एक्टिंग करते हैं जिसका आवाज़ निकाल सके? इंडियन तो बहुत की है मैंने। इंडियन अदाकार जो थे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी किया। नाना पाटेकर एक बना था मैं, उनकी मतलब जो क्रांतिवीर में उनका डायलॉग था, लास्ट स्पीच थी उनकी, तो उसकी मैंने फिर अपने इस माहौल के हिसाब से, उस दौर में सैलाब आया हुआ था, सैलाब ज़दगान में वो लोग आते हैं, पैसे बांटते हैं, ये वो, उसमें मैंने वो कैरेक्टर किया था। उनकी आवाज़ निकाल दी मैंने, आ गए मेरी तो मौत का तमाशा देखने। अच्छा, तो वो उसमें बनाया था मैंने कि आ गए हमारे सियासतदान अब सैलाब ज़दगान में इमदाद बांटने। अब ये इमदाद बांटेंगे, सिर्फ घर घर चले जाएंगे, फिर सब डूबना, फिर सैलाब आएगा, फिर डूबना। तुम लोगों ने इनको वोट देकर लाया है, अब तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। ये सारा उसमें जज्बाती किस्म। ये नाना पाटेकर के नाना पाटेकर। की आवाज़। उसके बाद फिर शाहरुख खान की हमने फिल्में बनाई थी पूरी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी हमने आवाज़ टीवी पर फिल्म बनाई थी, दिलवारा धूल खणी विंदा, अच्छा, सिंधी में। फिर धरती टीवी पर आए तो हमने यहाँ पर बनाई चिंची एक्सप्रेस, उनकी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म आई थी, हमने चिंची एक्सप्रेस, वो मेरी भी लिखी हुई थी दोनों। तो ये शाहरुख खान की भी करता रहता हूँ पैरोडीज मुख्तलिफ। फिर पाकिस्तानी, सिंधी, सारे आर्टिस्टों की, सियासतदानों की सही मिमिक्री करता रहता हूँ। ये एक नया ट्रेंड ले आया मैं कि मिमिक्री भी होती है सिंधी में। सही कह रहे परवेज मुशर्रफ जब जिंदा थे 2004 में, और प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, नेहरू ऑडिटोरियम में KTN का अवार्ड शो हो रहा था, उधर मैंने ये पैरोडी की थी। तो सबके सर पे हाथ आके बोला ये मरवाएगा हमें, ये क्या कर रहा है। तो आर्टिस्ट है। जैसे तारिक अजीज साहब बोलते थे ना कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो सिकंदर होते हैं, स्टेज से उतरते हैं तो कलंदर होते हैं, और अगर हुकूमत के साथ अनबन हो जाए तो सीधा अंदर होते हैं। तो स्टेज पर जब आर्टिस्ट आता है तो वो फिर बादशाह हो जाता है, वो जो आता है उसको बोल देता है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, सही कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, ये शाहरुख साहब की जो है, आप मुझे थोड़ा एक तो डाला एक बता। हाँ, शाहरुख खान की मैंने हिंदी में की थी पैरोडी, लेकिन वो उसका बोलने का स्टाइल अरे देखो मेरी बात सुनो, हाँ सिमरन सिमरन, पिताजी ने कहा घर छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़, अरे एक दिन कहो भी कि दुनिया ही छोड़ दो, हाँ अरे नहीं 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 ये एक्टिंग करता रहता है। जबरदस्त जबरदस्त। और किसकी आप? और मतलब परवेज मुशर्रफ की भी करता था, उनके तकरीर करने का स्टाइल। रेगो भाई लिसन टू मी कैरफुली, हर चीज की एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। हमारी स्ट्रेटजी और हमारी स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी में फ़र्क है। मैं कमांडो हूँ, कमांडो, मैंने 2 जंगें लड़ी हुई है, एक भी नहीं जीती, वो अलग बात है, डिटेल भी नहीं है। आप लोग नहीं, डिटेल मुझे पता है।
उसकी, या फिर शेख रशीद की करता था, देखे जी जितनी मेरी सियासी बसीरत है तो मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ जो है वो तारीखी धांधली हुई है जी, आपको पता ही नहीं है। जिसकी करता हूँ, या साईं कायम अली शाह की, मैंने जो है वो 4 TPO, 5 SHO, 10-12 खन सिपाही, उनको मैंने मुअत्तल कर दिया है। तो ये सबकी ऐसे पैरोडीज करता रहता हूँ, सियासतदानों की अदा करूँ। अच्छा सोहराब सुमरो साहब, ये मुझे बताएं कि वर्ल्ड टूर जैसे अमेरिका का किया आपने, उसमें कोई ऐसा खास कोई वाकया जो आप सुनाना चाहें? उस वाकया तो जाते ही हुआ था जब हम अमेरिका गए थे अभी अप्रैल में, ह्यूस्टन में, क्योंकि हम यहाँ से तकरीबन 3-4 जहाज चेंज करके पहुंचे थे। यहाँ से गए अबू धाबी, अबू धाबी से गए फिर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से फिर गए ह्यूस्टन। अच्छा, वैसे तो यहाँ कराची से कतर, कतर से अमेरिका पहुंचे जाते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ की फिर हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट थी एक, न्यूयॉर्क से जॉन एफ कैनेडी। वहाँ आप भी कह रहे थे कि घूमते घूमते चले जाए। बस वो जैसे ही हम यहाँ पर गए, यहाँ से हमारे बैग वगैरह लगेज जो थे हमने लगेज में भेज दिए। वैसे कितना टाइम लगा, कितने तकरीबन घंटे? सर अबू धाबी से न्यूयॉर्क तक तो हमें 14 घंटे लगे, यहाँ से अबू धाबी 2 घंटे, फिर न्यूयॉर्क से 4 घंटे और लगे ह्यूस्टन के लिए। क्या बात। वो डोमेस्टिक फ्लाइट थी उनकी। यहाँ से तो हमने बैग वैग भेज दिए कार्गो में लगेज, न्यूयॉर्क पहुंचे, अब अबू धाबी पहुंचे, अबू धाबी से न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क से जब उनका जो लोकल जहाज था उसमें हम चढ़े, ह्यूस्टन जब पहुंचे तो हमारे बैग नहीं पहुंचे। हम वहाँ पर खड़े हैं, भाई हमारे बैग कहाँ है, अबे हमारे लगेज कहाँ है, एक एक से पूछते फिर रहे हमारे बैग कहाँ है। बोला आपको कौन से कलर के थे, हमने फोटो निकलवाती, फोटो निकाले थे दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर यहाँ कर, वो फोटो में देखा है मेरा लाल कलर का है, इसका ब्लू कलर का है, अलीगुल का। बैग कहाँ है? बोला ओ हमसे गलती हो गई कि आप जो एयरलाइन जिससे आए थे ना न्यूयॉर्क, तो ये जहाज तैयार खड़ा था लोकल, इसमें आप तो चढ़ गए, सामान आपका नहीं चढ़ा। मैंने कहा अब कहाँ जाए? बोला फिर आप माजरत खां हैं, आप कल पहुंचा देंगे जिस एड्रेस पे आप रहते हैं यहाँ ह्यूस्टन में। हमने कहा ठीक है। फिर दोस्त था असद शेख साहब जो साना का जनरल सेक्रेटरी, वो हमें लेने आया, जगह पर पहुंची। अब हमारे पास ना कपड़े ना कुछ, सारा बैग में था सब कुछ, वही जो पहने हुए कपड़े थे। दूसरे दिन तक हमें वही पहने होते। दोस्तों ने वहाँ से शर्ट वर्ट लेके दी कि भाई आप रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं, बैग आपको आपके डोर स्टेप पर मिलेंगे, ये अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है जो गुम हो जाए। क्या बात है। वहां से तो हाथ से ही छीन के चले जाते हैं ना, यहाँ पर तो ये हालत है। आदमी बैग क्या मोबाइल लेके नहीं घूम सकता, अच्छे कपड़े पहन के नहीं घूम सकता, वहां पर ऐसा नहीं है। तो ह्यूस्टन में हम थे तो वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने एक हमें लेटर दिया कि उन्होंने माफी मांगी हमसे, ये हमारी कोताही है, हम आपका सामान नहीं चढ़ा सके जहाज में। हमारे भी मतलब ये है कि आपका जहाज तैयार खड़ा था, हमें टाइम नहीं मिला इतना कि आपका सामान शिफ्ट करें। बहरहाल वी आर अपोलोजाइज, उन्होंने कहा कि हम माफी चाहते हैं आपसे, आपको ये तकलीफ हुई है, 24 घंटे भी आपको क्यों तकलीफ हुई, क्या बात है, बैग आपके लगेज क्यों नहीं पहुंचे, ये हमारी कोताही है, हम आपसे माजरत खाएं। उन्होंने अपनी गाड़ी में आके हमारे पास सामान पहुंचाया जहां हम रहे थे। क्या बात है। ये मुल्क है। अगर यहाँ पाकिस्तान में चला जाता, वो तो बोलते आपके पास सामान था ही नहीं, क्या सबूत है आपके बैग कहाँ है, वो ले जाते सब यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये है कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो जिस चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए, वो बाहर के दुनिया के लोग कर रहे हैं और जब भी कामयाब है। हकीकत है। यहाँ पर हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर आदमी, मुस्कुराहट एक सदका है, जिससे भी मिलो सलाम में पहल करो, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो, एक दूसरे को खैर आफियत पूछो। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, वो कामयाब है। साथ में बैठ के खाना खाओ, उसमें बरकत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। वो कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल बैठ के सब एक साथ खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, अपने अपने कमरों में खा रहे हैं या कहीं अलग अलग, कि ये ज्यादा निवाला नहीं खा जाए, ज्यादा बोटियां ना ले जाए बायरा भाई। इस चक्कर में हम पीछे हैं। जो चीजें हमें बताई गई हैं कि इन पे अमल करो तो आप कामयाब हो, उस पर हम अमल नहीं कर रहे, वो अमल कर रहे हैं, ऐसे कामयाब है। हम उसके जूतों में बैठे हुए भाई, माई बाप है, हमारे अपने अमाल है ये। अगर उन्हीं पे हम अमल करना शुरू करें ना, हम तो यहाँ पर किसी से अगर मुस्कुरा के बात करें, बोला क्यों मुस्कुरा के बात कर रहे हो भाई, क्या तुम्हारा काम फंसा है कोई मुझे क्यों सलाम किया? अरे भाई यार सलाम किया आपको यार, इसमें क्या, आप सलामती हो आपके? बोला नहीं तुम्हारी जान पहचान नहीं है, कहीं देखा है मुझे, कहीं मुलाकात है आपकी मेरी, ये सलाम कैसे किया आपने? अरे यार ये क्या बात हुई? तो किसी को देखकर अगर मुस्कुराओ, बंदा मजबूर होके कहेगा भाई मैंने तोबा किसी को मुस्कुरा के किसी को करें अस्सलाम वालेकुम, बोलेगा वालेकुम सलाम, किस बात में हंस रहे हो भाई, हमारे पास इतना टेंशन चला है तुम हंस रहे हो।
जबकि हम वहाँ गए थे, हमें वो लोग पहचान नहीं रहे थे। वहाँ औरतें हो या मर्द हो, हमें हेलो हाय हर कोई बोल रहा था। वाह वाह। अगर दरवाजा से जा रहे हैं किसी स्टोर में के, तो वो लड़कियां हो या मर्द हो कोई भी, वो हमारे लिए दरवाजा खोल रहे थे कि यू आर फर्स्ट, पहले आप जाएं। क्या बात है। तो हम एक दूसरे को देखते थे अली गुलो में, बोला यार हो सकता है हम अमेरिका में मशहूर हो या हमारे प्रोग्राम देखते होंगे। तो दोस्त बता रहे अरे तुम्हारा प्रोग्राम है, ये अपने प्रोग्राम ही नहीं देखते यहाँ के। सही कह ये यहाँ का ट्रेडिशन है, ये सकाफत है इनकी कि दूसरों को रास्ता साफ करो, दूसरों के लिए जगह बनाओ, वाह वाह। दूसरों को पहले आने दो और लाइन में खड़े हो जाओ जब तुम्हारा नंबर आए। किसी को हटा के नहीं आगे आ जाओ, मैं बड़ा इधर तू स्मार खानू, मुझे पहले चीज दो, नहीं नहीं, वो पहले आपको बोलेंगे आप जाएं भाई, हो सकता है आपको इमरजेंसी हो, पहले आप क्लियर कर लें बिल, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, हेलो हाय करेंगे, आप उनको हाय बोले वो हाय बोलेंगे। कितनी खूबसूरत लड़की हो, अमेरिकन हो या यूके में हो, लंदन में, हेलो हाय करें वो हाय करेगी। हम एक जगह पे गए थे, वहाँ जॉनसन नाम था उनका, वो 80-85 साल की उम्र के थे। उनसे पूछा कि सर आप रिटायर नहीं हो रहे? हमारे यहाँ तो लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, घर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा हम भी रिटायर होते हैं जब हम बक्से में चले जाते हैं, कब्र में, वो हमारी रिटायरमेंट है। उन्होंने ये कैसे? उन्होंने कहा हम जॉन सन हैं, जॉन सन जिसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ दाऊद पोट्रो होते हैं, हाले पोट्रो होते हैं, मतलब दाऊद के पोते, दाऊद पोतो जात है, उनकी भी एक ये जात है, कास्ट है, जॉन सन्स, यानी जॉन के बेटे। उसने कहा मैं जॉन सन हूँ, मेरी कास्ट है, और मुझे मेरे बाप ने जब मैं 17-18 साल का पहुंचा तो मुझे घर से निकाल दिया, बोला जाओ बेटा अपना कमाओ, अपना खाओ, अब तुम इतने लायक हो गए, मैंने तो पढ़ाया लिखाया इधर तक पहुंचाया है, बिल्कुल मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया, आप अपना करो, अपनी दुनिया आप पैदा कर। तो ये सारा जो मेरा फार्म हाउस देख रहा है, ये मैंने अपना बनाया है, इसमें ना मेरे बेटे का हिस्सा है ना मेरी बेटी का हिस्सा है। मैं अगर दूं तो दे सकता हूँ, वरना वो मुझसे मांग नहीं सकते, केस नहीं कर सकते मुझ पे, हमारे अब्बा की मिल्कियत है हमें दो। क्यों भाई? कोर्ट में उनको बोले कि तुमने अपना क्या किया है। तो उनकी बहू खड़ी थी वहां पर, तो उनसे हमारे दोस्त हैं एक इम्तियाज चांडे, वो उनसे पूछ रहे थे कि आर यू प्रेग्नेंट? उसने कहा यस। उसने कहा कौन सा महीना मतलब चल रहा है, हाउ मंथ? उसने कहा 7th मंथ है, आफ्टर 3 months बाबा और बेबी, मतलब खुश होके बात कर रहे थे। उन्होंने कहा आई डोंट नो, आई थिंक बाबा। ओके, मतलब आप बेटा है या बेटी, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, ये सारी चीज़ों से पूछ रहा था। हम डर रहे थे, मैंने कहा यार उसका शोर भी खड़ा है, उसका ससुर खड़ा है, तो मुझसे पूछ रहा है तुम्हें पेट है, तुम्हें कौन सा बच्चा कब होगा, ये तो हमारे यहाँ उधर पहुंचे, हमें तो कारो करके मार दे। तो तुम्हारा क्या मकसद है भाई, तुम्हारा क्या मतलब है मेरी बहू से पूछ रहे हो इसका कौन सा महीना चल रहा है? सही कह रहे हो। यहाँ पे पूछो तो हाँ, यहाँ तो भाई कात कुहाड़े उभे हो जाए हमारे लिए, कुहाड़ी लेके पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मेरी बेटी से या बहू से पूछ रहे हो कि बेटा कब होगा? आजाद मुल्क है। वो हंस रहे थे, खुश होकर बता रहे थे, और वो मतलब थैंकफुल थे कि आप हमसे हमारा हाल पूछ रहे हैं कि क्या हाल है। और वो उस प्रेगनेंसी की हालत में 7वें महीने में वहाँ फार्म हाउस पे काम कर रही थी, आराम नहीं कर रही थी, वो काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा सब आपको तो आराम करना चाहिए। सर ऐसी हालत है हमारे यहाँ, तो माएँ जो है अपना दूध नहीं पिला रही बच्चों को। हम बोल बोल के थक गए हैं भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं, उसमें शिफा है। नहीं वो बोलेंगे हमारी फिगर खराब हो जाएगी। वो बच्चों को डब्बे का दूध पिलाते हैं, बच्चे फिर बड़े होते हैं और डब्बा बन जाते हैं, उनमें वो चीज़ ही नहीं होती, माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं होता, क्योंकि उनका दूध नहीं पिया होता ना उन्होंने। और जाके आप अंग्रेज देखें, वो उनको अपना भी दूध पिला रहे हैं, भले चाहे उनकी फिगर खराब हो, कुछ भी हो, उनको दूध पिलाना है, उनको अपना 2.5 साल तक पिलाना है, 3 साल तक। उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, इज्जत वो नहीं करते अपने माँ बाप की, लेकिन उनको ये परवरिश बचपन से ही है कि भाई तुमने अपना खुद बनाना है सपने। सही, हमने तुमने दूध पिलाया, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हें अच्छी तालीम दी, अब तुम 17-18 साल के हो गए हो, बालिग हो गए हो, ड्राइविंग लाइसेंस तुमने लिया है, टैक्सी चलाओ, स्टोर पे काम करो, कहीं जाके बाथरूम साफ करो, आई डोंट केयर, अपना बनाओ, जाके अपना बनाना है तुमने, हमारे ऊपर नहीं हो तुम डिपेंड करो। हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, हमने अपना बना लिया सब कुछ, अब तुम अपने लिए बनाओ, इस जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और हमारा ये होता है, बाप, मैंने तो एक वीडियो देखी, वो उसकी माँ पता नहीं बाप मर गया एम्बुलेंस में, उससे अंगूठे लगवा रहा है स्टैम्प पेपर, ये हालत। सही कह रहे हो। तो यही हम लोगों को भी यही कहते हैं कि भाई मेहनत करें, अपना काम करें, और न देखें किसी को कि वो कितना अमीर हो गया मैं भी ऐसा बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तुम उससे ज्यादा मेहनत करो, उससे ज्यादा तुम अमीर बन जाओ, उससे ज्यादा कामयाब बन जाओ। किसी की टांग नहीं खींचे, किसी का रास्ता नहीं काटें, फिर आप कामयाब बनेंगे। अच्छा, ये जो लोग शॉर्टकट
सोच रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। शॉर्टकट ज़्यादातर नहीं चलता है, ज़्यादा देर तक नहीं चलता। शॉर्टकट लगाएंगे भी तो शॉर्टकट के ज़रिए आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़े अरसे तक होंगे, क्योंकि उनकी वो स्ट्रगल नहीं होगी, उनके पीछे मेहनत नहीं होगी इतनी। आएंगे भी सही तो थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद लोग भूल जाएंगे उनको। आज तक दुनिया में जिसका भी नाम है थोड़ा बहुत, तो उनके पीछे उनकी स्ट्रगल है। वो शॉर्टकट के ज़रिए नहीं आते। शॉर्टकट के ज़रिए जो भी आते हैं वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, थोड़े वक्त के लिए आते हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, जस्तजू करनी चाहिए, वो उसमें कामयाब होता है। अच्छा, हमारे नाजरीन को कोई मशहूर डायलॉग, सिंधी हो, पंजाबी हो या उर्दू, वो आप बताएं कि वो सुन के बड़े खुश हो जाएंगे। मेरा मशहूर डायलॉग तो मेरी एक क्लिप्स में है कि साईं अस्सलाम वालेकुम, साईं तव्हांजी भित मुंहिंजी भित पाण में ये मिलियल आहे भित भित में, सो पाड़े में आयासीं तव्हांजे इन करे त तव्हां जॾहिं टीवी हलायो त आवाज़ वधाइजो त असां बि ख़बरूं ॿुधूं वेही करे। अच्छा, सो ये मेरा जो डायलॉग है बड़ा मशहूर है। अच्छा, मतलब लोग अपने गुफ्तगू में वो अब शामिल करना शुरू हो गए कि आपकी दीवार हमारी दीवार साथ साथ में, बिल्कुल। तो एक दोस्त के पास बैठे हुए थे, एसएसपी साहब हैं, तो उनको आईजी साहब का फ़ोन आया कि भाई जो आपने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है वो एसपी ऑफिस से कितना दूर है। उसने कहा सर बिल्कुल दीवार दीवार के साथ है। तो आईजी साहब ने उसको कहा कि तू भी सोराब सुमर का डायलॉग बता रहा है क्या कि दीवार दीवार के साथ मिली हुई। बोला हाँ सर, दीवार उनकी दीवार हमारी दीवार बिल्कुल मिली हुई, इतना साथ है। यार मशहूर हो गया आपका डायलॉग। जी जी। लोग, एक वडेरा था दोस्त के पास बैठे होते, वो उनकी ज़मीनें बड़ी, तो उसको किसी आपने हारी ने फ़ोन किया ना कि सर आप ये बराबर वाले आपकी जो ज़मीन है ना, उसका बना और आपका बना बिल्कुल साथ है, बनो बने साथ, ये आप ले लें तो आपको फायदा होगा। तो उसने उसको कहा कि भाई ये मेरे पास बैठा हुआ है जिसकी तुम बात कर रहे हो। अच्छा, जैसे सोराब सुमर बोलता है ना भित भित सा गड्ढा, ऐसे ही तुम भी बोल रहे हो कि बनो बने सा गड्ढा। तो ये अब लोग अब गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं अपने। ज़बरदस्त गपशप हुई आपके साथ। नाजरीन, ये हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट कॉमेडियन सोराब सुमरू साहब, उम्मीद है कि फिर इंशाल्लाह मज़ीद और भी हम सोराब सुमरू के साथ किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह गपशप करेंगे। तो आप लोगों को भी ये मेरा एक मैसेज है कि मेहनत में बरकत होती है, मेहनत करें और आगे बढ़े मेहनत के साथ, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो आप भी इसी मंजिल तक पहुंच सकते हो। वैसे मेहनत का बगैर कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट की लाइफ वो इतनी अहमियत नहीं रखती। शॉर्टकट में वक्त गुजारा तो हो जाएगा, परमानेंट इलाज नहीं है। तो कोशिश करें कि शॉर्टकट से बचें और मेहनत करें, और मेहनत आपके रंग लाएगी। मुझे इजाज़त दें, मगर उससे पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे तमाम और आने वाले वीडियोस भी आप देख सकेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।